तो माइक्रोट्यूबुल्स प्लांट में, एनिमल में, फंजाई में, सब में होता है, ठीक है। सो इट्स मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ कि कहाँ पे होता है, आपको पता है साइटोस्केलेटन इज अ कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे जो माइक्रोट्यूबुल्स है दे आर कॉमन टू ऑल काइंड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, तो सब में हो सकता है। ओनली इंटरमीडिएट फिलामेंट वो एनिमल में होता है, बाकी की अगर आप बात करो माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूबुल्स की बात करो, वो एनिमल, प्लांट, फंजाई, ठीक है, सब में हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कुछ ये सब नहीं लिख रहा, आपको दिमाग में होना चाहिए कि माइक्रोट्यूबुल्स आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो मैं आगे लिख रहा हूँ कि माइक्रोट्यूबुल का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम देखते हैं, ठीक है। पहला चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, we'll be talking about the structure of microtubules, ठीक है। ना आपको पता होना चाहिए जो ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो इसका मोनोमरिक यूनिट है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक अल्फा ट्यूबुलिन होता है और एक होता है आपका बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है। नाउ क्या होता है, नॉर्मली अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन हमेशा ऐसे डाइमरिक फॉर्म में रहता है, और क्योंकि अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन अलग अलग है, अलग अलग प्रोटीन है, तो ट्यूबुलिन पर एक अल्फा एक बीटा है, ठीक, उनको हम बोलेंगे ट्यूबुलिन डाइमर या सिंपली ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर भी बोल सकते हो। क्यों? बिकॉज दिस टू आर डिफरेंट, ठीक है, एक अल्फा एक बीटा, तो डाइमर बोलने से कोई गलत नहीं है। तो आपके क्या बना रहता है, ट्यूबुलिन डाइमर बनके ऑलरेडी रहता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि हर कोई ट्यूबुलिन डाइमर जब अल्फा बीटा जुड़ा होता है ना, उनके साथ हमेशा क्या अटैच होता है आपका, आप एटीपी के बारे में सुने हो, पर यहाँ पे एटीपी नहीं, यहाँ पे क्या होता है, जीटीपी, हमेशा क्या जुड़ा होता है, जीटीपी होता है। नाउ अब क्या होगा कि आप समझ कर कोई टेस्ट ट्यूब आप लेते हो, ठीक है, कोई भी एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में ऐसा अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर जिसके ऊपर जीटीपी लगा हुआ है, आपने बहुत सारे वहां पे डाल के रखा है सॉल्यूशन में, वाटर में आपने डाल के रखा है, पीएच वगैरह सब कुछ सही है, न्यूट्रल पीएच जैसा सिचुएशन सही वैसा सिचुएशन में उसको रखा हुआ है। मिलियंस ऑफ मतलब अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स आर देयर, ओके, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम कंटेन्स जीटीपी कनेक्टेड टू देम, और आप क्या दे रहे हो वहां पे, कैल्शियम आयंस दे रहे हो। कैल्शियम आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या करेगा कि ये सब बहुत सारे हैं, मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे एन नंबर्स ऑफ देम, मिलियंस ऑफ देम, एंड आप कैल्शियम लेके रखो, सिंपल चीज पता है क्या होने वाला है, यहाँ पे होगा आपका पोलीमराइजेशन। और कैसा पोलीमराइजेशन होगा, इस टाइप का, अगर आप देखते हो ऐसे बहुत सारे ट्यूबुलिन्स एक दूसरे के बाद जुड़े होंगे, तो अगर एक अल्फा आता है बीटा, तो उससे क्या जुड़ेगा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा। सो ये जो आपका दिख रहा है आपको लंबा सा स्ट्रक्चर, इट्स अ पॉलीमर ऑफ व्हाट, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर। तो ये जो पॉलीमर है, ठीक है, जो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन का डाइमर का पॉलीमर, ठीक है, इसको आप बोलते हो, आप बोलते हो इसको प्रोटोफिलामेंट। सो इट इज कॉल्ड प्रोटोफिलामेंट। सो इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज अ प्रोटोफिलामेंट, आपका सिंपल आंसर होना चाहिए कि प्रोटोफिलामेंट इज नथिंग बट अ पॉलीमर ऑफ अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर, ओके, एंड this reaction is supported by calcium ions, it's a polymerization reaction। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो GTP molecules यहाँ पे है, they are providing the energy for this polymerization reaction। तो आप अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो n numbers of GTP molecules are hydrolyzed, क्योंकि GTP उनको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, एनर्जी, जैसे ATP एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे GTP। ये मत कभी भी सोचना कि खाली एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी ओनली एनर्जी सोर्स इन योर सेल्स, ठीक है। आप जीटीपी यूज कर सकते हो, एटीपी यूज कर सकते हो, सीटीपी यूज कर सकते हो, यूटीपी यूज कर सकते हो, इवन आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए में होता है, ठीक है, जैसे कि डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीएटीपी, डीटीटीपी, वो सब भी आप एज एन एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हो। आपको मैं वहां पे पढ़ाऊंगा, आप देखते हो। आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पे जीटीपी इज द एनर्जी सप्लायर, ठीक है, और जीटीपी कैसे एनर्जी देगा, जीटीपी जैसे एटीपी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे जीटीपी हाइड्रोजन होगा, n नंबर्स ऑफ जीटीपी मॉलिक्यूल एंड n नंबर्स ऑफ क्या इनऑर्गेनिक फॉस्फेटाइड। तो जीटीपी इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, एंड आपको पता होना चाहिए बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ जीटीपी हाइड्रोलाइसिस व्हिच इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी, दिस ट्यूबुलिन डाइमर्स दे अंडरगो polymerization and they give you the structure which is a polymer of alpha beta tubulin dimer, and you call that polymer as the protofilament। आपको दिमाग में प्रोटोफिलामेंट क्या है ये अब क्लियर होना चाहिए। इट्स अ पॉलीमर ऑफ अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर। बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, और एनर्जी कहां से आता है, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस। कौन सा वाला जीटीपी, जो ऑलरेडी इनके ऊपर अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर के ऊपर लगा होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आया। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, कुछ और देखेंगे हम। ये माइक्रोट्यूबुल नहीं है, हमें क्या मिला, खाली एक प्रोटोफिलामेंट, just a protofilament, nothing more than that। This is not a microtubule। आप ध्यान से सुनो कि अगर SF13
13 आप अनलकी नंबर बोलते हो, देखो यहाँ पे 13 है, अनलकी ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो 13 प्रोटोफिलामेंट अगर एक साथ एक दूसरे के ऊपर क्या एक सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट में हो जाता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट, जैसे कि आप देखते हैं सपोज करो इस टाइप का एक सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट, हॉलो सिलिंडर जैसा, अगर ऐसा अरेंजमेंट वो बना लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कम पड़ गया ना, चलो ज्यादा कर लेते हैं, 13 होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये 13 आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो ये लोग कैसे जुड़े हुए हैं? बेसिकली अगर आप इस मार्कर को आप एक प्रोटोफिलामेंट मानते हो, ठीक है, तो ये मार्कर, ठीक है, 2 प्रोटोफिलामेंट जुड़ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, मैं तो यहाँ पे 4 ही मेरे पास, तो मैं 4 को दिखा सकता हूँ। तो इमेजिन करो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट, मतलब 13 प्रोटोफिलामेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, अगर कनेक्ट हो जाए, ये जो होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इट इज मेड अप ऑफ 13 parallelly arranged protofilaments, ठीक है, you call that hollow cylindrical structure as a single microtubule। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि एक माइक्रोट्यूबुल बनने के लिए कितने प्रोटोफिलामेंट की जरूरत है, आपका आंसर होना चाहिए कितना, 13 प्रोटोफिलामेंट। और वो 13 प्रोटोफिलामेंट कैसे अरेंज्ड है, ठीक है, अगर आप बोलते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि parallelly arranged या 13 parallelly arranged प्रोटोफिलामेंट्स, ठीक है, 13 parallelly arranged प्रोटोफिलामेंट्स, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूबुल, वो कैसा है, एक हॉलो एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ये माइक्रोट्यूबुल इज अ हॉलो एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ 13 parallelly arranged प्रोटोफिलामेंट्स, दैट्स ऑल यू नीड टू नो, ठीक है। अब ये अगर ये हॉलो है, सिलिंड्रिकल है, डेफिनेटली इसका उस डायमीटर होना है, ठीक है। तो आप अगर इसका डायमीटर को मेजर करते हो, ठीक है, आप अगर इसके डायमीटर को देखते हो तो द डायमीटर वुड बी अप्रोक्सीमेटली 25 नैनोमीटर। नाउ अगर आप लास्ट क्लास मेरा अटेंड किए होंगे या पढ़े होंगे, तो वहां पे आपने देखा था कि माइक्रोफिलामेंट्स देयर इज अ 7 नैनोमीटर इन डायमीटर, दे आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल फिलामेंट यू हैव इन योर सेल, okay, then you have intermediate filaments which should be like around 10 like 10 to 11 like nanometer, okay, 10 to 11, so ये थोड़ा सा माइक्रोफिलामेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है फिलामेंट्स। now when we are talking about these microtubules, okay, you can see they are the largest kind of cytoskeletal filaments available in the cell। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपका कि which of the following cytoskeletal filaments or cytoskeletal structure is the largest in terms of diameter, तो आपके दिमाग में होना चाहिए आंसर इज माइक्रोट्यूबुल। why, what, how much is the diameter, it is 25 nanometer, 25 nanometer is the diameter। मतलब डीएनए का डायमीटर कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम मिला कितना, 2 नैनोमीटर जितना, तो उससे कितना 10 गुना, नियर अबाउट 10 टाइम्स ज्यादा, 10 या 2 मिला यू कैन से 12 टाइम्स ज्यादा, ठीक है, काफी बड़ा है, डीएनए से 12 टाइम्स ज्यादा। नाउ अब ये जो माइक्रोट्यूबुल आपको दिख रहा है, ठीक है, ना एक चीज ध्यान से देखो, ये जो प्रोटोफिलामेंट आपने देखा था वहां पे एक एंड में क्या था, अल्फा, ये तो अल्फा बीटा लिक्विड से, तो एक एंड में अल्फा था, दूसरे एंड में क्या था आपका बीटा ट्यूबुल। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होना है, मतलब ये जो ये एक प्रोटोफिलामेंट है, ये भी एक प्रोटोफिलामेंट है, ये भी एक प्रोटोफिलामेंट, तो 13 प्रोटोफिलामेंट्स है। तो आपको पता होना चाहिए एक एंड में खाली क्या होता है, बीटा, एंड दूसरे एंड में क्या होता है, अल्फा वाला क्या होता है, ट्यूबुल। तो बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा ऐसे कर दिया ना, तो एक एंड में अल्फा होना है और एक एंड में बीटा हमेशा होना है। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। लास्ट क्लास मैंने बोला था एक्टिन फिलामेंट्स की पोलैरिटी के बारे में, मैंने बोला था कि जो माइक्रोफिलामेंट्स या एक्टिन फिलामेंट्स है दे हैव सम सॉर्ट ऑफ पोलैरिटी, ओके। मैंने क्या बोला था, पोलैरिटी कोई चार्ज नहीं होता, हम क्या बोलते हैं, एक एन को प्लस एन बोलते हैं, एक एन को माइनस एन बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के केस में, ठीक है। क्यों बोलते हैं प्लस एन माइनस एन, एक सिंपल रीजन है, प्लस एन का मतलब वो फटाफट पॉलीमराइज हो सकता है, फटाफट डीपॉलीमराइज हो सकता है, सो यू कैन से डायनामिक एन और अनस्टेबल एन, यू कैन से फटाफट बन सकता है, फटाफट टूट सकता है। जब आप माइनस एन को देखते हो ना, इट्स प्रीटी स्लो इन टर्म्स ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन, मतलब जो माइनस एन है ना ही वो जल्दी बनता है ना ही वो जल्दी टूटता है, मतलब रिलेटिवली वो थोड़ा क्या आपका स्टेबल एंड है। बट जब आप प्लस एन को देखते हो, इट्स नॉट स्टेबल, इट्स हाईली अनस्टेबल, इट्स हाईली डायनामिक।
तो नॉर्मली हम जब भी यहाँ पे साइटोस्केलेटन में प्लस एंड माइनस साइन यूज करते हैं, व्हाट यू शुड कीपिंग इन योर माइंड कि प्लस का मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव का मतलब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। प्लस का मतलब एंड which rapidly polymerizes and rapidly depolymerizes means dynamic or unstable end, minus end which does not polymerize और depolymerize very rapidly, ठीक है, वो बहुत स्लो है, लेजी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, माइनस एंड बोलते हैं, मतलब वो क्या रिलेटिवली स्टेबल एंड है, वो डायनेमिक है, नॉन डायनेमिक एंड है, ये बोला डायनेमिक है ना। ये सिनेरियो जो मैंने अभी बोला, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है, ठीक है, देखते हैं कैसे। अब ये जो बीटा एंड आपको डिफरेंस, इधर खाली बीटा ट्यूबुलिन मतलब बीटा अल्फा ऐसे करके ना, एक तरफ अल्फा ट्यूबुलिन एक तरफ बीटा ट्यूबुलिन होना एक एंड में, ठीक है। जो अल्फा एंड है उसको हम बोलते हैं माइनस, ठीक है, एंड जो बीटा एंड है, ठीक है, इसको यहां लिखता हूं, बीटा एंड उसको हम बोलते हैं प्लस। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस प्लस एंड माइनस सेंस, यही जो मैंने अभी आपको बोला वही मैं लिख पा रहा हूं यहां पे, कि जो बीटा ये क्या बोला मैंने, प्लस एंस होता है, उसको आप बोल सकते हो डायनामिक और अनस्टेबल एंड, डायनामिक और अनस्टेबल, क्यों? बिकॉज दे रैपिडली polymerize and depolymerize। मैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यहां पे यूज नहीं कर रहा, एकदम सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं। अब अगर हायर क्लासेस में जाओगे ना, इसको आप न्यूक्लिएशन बोलते हैं, रैपिड न्यूक्लिएशन बोलते हैं। न्यूक्लिएशन मतलब पॉलीमराइज होना, डीपॉलीमराइज होना, पर ये सब मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा। आपको सिंपल इतना सा चीज आपके दिमाग में रखना है कि बीटा या प्लस एंस क्या है, वो डायनामिक अनस्टेबल है, क्यों? वो फटाफट बन सकता है, फटाफट टूट सकता है, वो हाईली अनस्टेबल है, पर वो रैपिड है एंड डायनामिक है। जैसे आप अल्फा एंड की बात करें, जहां पे अल्फा ट्यूबुलिन है, इसको आप बोलते हो क्या, माइनस एंस की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा वो डायनामिक नहीं है, नॉन डायनामिक, पर रिलेटिवली वो क्या है, स्टेबल है। नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग इट स्टेबल, बिकॉज they are the slow polymerization and depolymerization। वो स्लो पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन दिखाता है, वो रैपिडली नहीं करता है। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आई होप आपको इस पार्ट के बाद आपको पोलैरिटी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर लगा। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, a microtubule is made up of 13 parallelly arranged protofilaments, okay? It's a hollow and cylindrical structure which is a diameter of 25 nanometer, okay? And because each and every protofilament it is made up of alpha beta tubulin dimer polymerization, वो उससे बना हुआ है, okay? Means one end it will always have the alpha tubulin and the other end it will always have the beta tubulin in case of a microtubule. And what we know that the beta tubulin end it is rapidly polymerizing or rapidly depolymerizing, means it's quite unstable, it's highly dynamic, we call it plus end, ठीक है। एंड जो आपका अल्फा एंड है वो स्लोली पोलीमराइज एंड डीपोलीमराइज करता है, दैट मींस इट्स रिलेटिवली स्टेबल और लेस डायनामिक, और यू कैन से नॉन डायनामिक एंड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइनस। ये कोई चार्ज नहीं है आपके दिमाग में, इतना ये कोई चार्ज नहीं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट, अगर आप बीटा एंड बोलते हो फटाफट बन सकता है, फटाफट टूट सकता है, मींस क्वाइट अनस्टेबल और डायनामिक। दिस वन वो ना ज्यादा जल्दी बनता है ना ही ज्यादा जल्दी टूटता है, मतलब ये क्या है, रिलेटिवली स्टेबल। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए।